तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट यहाँ पर कैसे निकलेगा, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। पहले बेसिक चीजें हम जान लेते हैं। मान लो ये हमारा एक वेक्टर है जो कि है, पीछे वाले एरिया को बोला जाता है टेल, ठीक है, और जहां एरो दिखा आपको, इस सामने वाले पोर्शन को बोला जाता है हेड, ठीक है। जब हम ट्रायंगल लॉ की मदद से ये सारी चीजें सॉल्व करेंगे तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, आपको एक वेक्टर दिया जाएगा ए वेक्टर और आपके पास दूसरा वेक्टर रहेगा बी वेक्टर, ठीक है। आपने करना क्या है, दो वेक्टर है तो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ना चाहिए। टेल से जुड़ना चाहिए मतलब ये हो गया इसका हेड और ये हो गया इसका टेल, मतलब बी वेक्टर का ये पार्ट क्या हो जाएगा टेल और ए वेक्टर का ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हेड, है ना। ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, क्या बात समझ में आई। ऐसा हम कभी नहीं जोड़ेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ऐसा आपस में आ रहा है ऐसा नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ट्रायंगल लॉ यही कहता है और ट्रायंगल लॉ में हमें ऐसा ही करना पड़ता है, क्योंकि ट्रायंगल लॉ की मदद से ही हम आपको रिजल्टेंट निकालना सीखा और बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन की भी बात यहाँ पर की जाएगी, तो बहुत ही ध्यान से सुनना मेरे मुन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक एक चीज बहुत ही तरीके से बताने वाले हैं। अगर सारी चीजें समझ में आ गई ना बेटे तो इसको शेयर करना भूलना नहीं है, ठीक है। देखो हमारे पास क्या रहेगा, एक वेक्टर ए रहेगा और एक वेक्टर बी रहेगा, ठीक है। तो देखो बी वेक्टर का जो पिछू है ए वेक्टर के अग्गू से जोड़ दिया, मतलब हेड को टेल से जोड़ दिया। अब जब भी हमें रिजल्टेंट निकालना रहेगा, जब भी हमें रिजल्टेंट निकालना रहेगा तो ए वेक्टर का जहां से शुरू हो रहा है ना वहीं से एरो बनाना शुरू करना और बी वेक्टर का जो हेड है ना जहां खत्म हो रहा है उससे जोड़ देना, बस ये नियम है, ऐसा ही बनाना पड़ता है। अभी तो इतना ही समझो, इंट्रोडक्शन क्लास में और दूसरे तरीके से इसको बताया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर आ गई। तो ये बात अगर समझ में आ गई तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिजल्टेंट कैसे निकलेगा वो देखते हैं। सबसे पहले बताने वाले ने ये बताया कि भैया यहाँ हमें 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, मतलब हमें एक लाइन ऐसे स्ट्रेट नीचे खींचना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ से ऐसा, ये सर ऐसा क्यों किए, देखो भैया जिसने डेरिवेशन किया है ना उसने ऐसा ही बताया है तो हमको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। मतलब आपने ये रटा ही था ना, ए फॉर एप्पल होता है, ये अल्फा होता है, ये थीटा होता है, इसको बी कहते हैं। तो ये तो नहीं बोला नहीं सर इसको बी क्यों कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको बी कहते हैं, बताया गया है। वैसे ही उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर हमारा बनेगा 90 डिग्री, समझ में आ गया। और इस एंगल को उन्होंने नाम दिया थीटा, तो हमें भी थीटा ही बताना पड़ेगा क्योंकि ये डेरिवेशन है। बताने वाले ने बता के चलेगा भैया ये ए फॉर एप्पल होता है तो हम वही पढ़ रहे हैं ना, ए फॉर एरोप्लेन बोलो, एप्पल बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन ए हम सब ऐसे ही लिखेंगे, लिखेंगे ना ऐसे ही। वैसे ही उन्होंने बताया कि भैया ये ऐसे ऐसे होगा तो हमको इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा। देखो भैया अब हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स को, जैसे इसका नाम हो गया P, इसको नाम दे देते हैं Q। इसको R इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि रिजल्टेंट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर में एरो लगता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वैसे तो हम रिजल्टेंट बता रहे हैं, तो यहाँ पर R ना लिख करके P Q R हो गया, यहाँ पर नाम दे देते हैं S और यहाँ नाम दे देते हैं T इस पॉइंट को। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो करना क्या है, हमें करना ये है एक बार बड़ा ट्रायंगल लेना है, क्या लेना है, बड़ा ट्रायंगल लेना है, और एक बार छोटा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। दो बार हमें सॉल्व करना है, एक बार बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, एक बार छोटा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो करेंगे कैसे, ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, और क्यों करेंगे हर एक चीज बताएंगे भाई, बस सुनते जाओ। इन ट्रायंगल हम पहले लेते हैं QST, छोटा वाला लेंगे पहले QST, ठीक है। पहले छोटा ही लेना पड़ता है फिर बाद में बड़ा लेना पड़ता है, बात डेरिवेशन की कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो QST यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर जब QST निकलेगा तो सर इसके बाद हम क्या करेंगे। पहली बात तो ये देखो, ये आपको पता ही है ना, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, पता है ना, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ठीक है। पहले हम यहाँ लेंगे कॉस, क्यों पहले कॉस लेंगे बताएंगे, देखते जाओ। जब हम छोटे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें जिसका नाम है QST, छोटे राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है,
तो आप देखो ना बेटा, ना इसके बारे में कुछ पता है, ना इसके बारे में कुछ पता है, ना बेस यहाँ पर पता है, ना ये जो लंबाई है, ये जो हाइट है, ये भी नहीं पता है। बात समझ में आई? तो ये दोनों निकालने के लिए हम कॉस लेंगे और साइन लेंगे। कैसे? जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा, पहले देखते जाओ। लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है भैया? बी बाय एच। बी बाय एच होता है। तो बात हम कर रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस की। तो बेस यहाँ पर क्या है? बेस हमारा है क्यू एस है, और हाइपोटेनियस हमारा है क्यू टी। क्या है? क्यू टी। वो क्यू टी नहीं जिसकी बात आप दिन भर करते रहते हो, ये क्यू और ये टी, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू एस के बारे में तो पता ही नहीं, तो उसको हम लिखेंगे क्यू एस अपॉन क्यू टी। क्यू टी हमारा क्या है? बी वेक्टर है, जिसको हम सिर्फ लिखेंगे बी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब बी को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा? ये बी कॉस थीटा क्यू एस। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब समझ में आया कि हम कॉस क्यू लगाए हैं। कॉस हमने इसलिए लगाया है ताकि हमें इसकी वैल्यू पता चले। क्यों? जब हम बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, जब हम बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो टीएस भी पता चल जाएगा, और क्यूएस अभी नहीं पता है। कॉस लगाए तो क्यूएस निकला, कॉस लगाए तो क्यूएस निकला, क्यूएस निकला तो हमें पी से लेके एस तक की भी वैल्यू पता चल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता चल गया। अब देखो भाई, अब हम लगाएंगे साइन थीटा। क्या लगाएंगे? साइन थीटा। सर एग्जाम में कैसा पता चलेगा भैया? पहली बात तो ये डेरिवेशन है, और साइन थीटा क्यों लगा रहे हैं ये भी हम बताएंगे। साइन थीटा यहाँ क्या होता है? पी बाई एच। तो लिख दो भैया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है टीएस। हाइपोटेनियस क्या है? अगेन ये है बी। यहां से टीएस की वैल्यू निकालो, बी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। क्या ये बात समझ आई? तो बी साइन थीटा किसकी वैल्यू निकली? टीएस की। तो टीएस की जगह यहां हम लिखेंगे बी साइन थीटा, और क्यूएस हमारा आया बी कॉस थीटा। क्या ये बात समझ आई कि भैया कॉस की मदद से हमने ये निकाला, और साइन जब हमने लगाया तो ये मिला, ठीक है, टीएस मिला। इसीलिए कॉस और साइन सिर्फ लगेगा, टेन कॉसेक कॉट ये सब नहीं लगाना है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। अब हम बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे तो लिखेंगे इन ट्राइंगल पी एस टी। पी एस टी, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले लिया। सर इससे मिलेगा क्या? ध्यान से देखो, हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाए इसीलिए हम ये वाली लाइन ना लिख करके लिखेंगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दोनों प्लस में है तो आगे पीछे करके लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। तो आएगा क्या? देखते जाओ। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या है? आर है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब क्या होगा? आर का स्क्वायर। होगा कि नहीं? होगा ना। अब बेस का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा? बेस सर ये है, और हाइट हमारी ये है। ठीक है, तो देखो बेस में क्या आएगा हमारे पास? पी क्यू प्लस क्यू एस आएगा कि नहीं आएगा? पी से क्यू, क्यू से एस, क्योंकि ये पूरा बेस है। तो यहां पर हम लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर, क्योंकि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो यहां लिखेंगे प्लस, परपेंडिकुलर कितना भैया? टी एस है, तो यहां लिखेंगे टी एस का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आ गई? ठीक है सर, समझ में आ गई। पी क्यू के जगह मैं ए लिख सकता हूं, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू यहां पर क्या दी गई है? ए दी गई है। तो पी क्यू की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम पड़ेगी। तो देखो ध्यान से कैसे होगा, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे देखो, बेस का स्क्वायर मतलब पी से लेके एस का पूरा स्क्वायर होगा, और पी एस कैसे आएगा? पी क्यू प्लस क्यू एस। पी क्यू प्लस क्यू एस करेंगे तो ये पूरा बेस आएगा, मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ये हो गया बेस का स्क्वायर। पूरा बेस हमारा क्या है? देखो ना, ए है और बी कॉस थीटा है, लिख दिए, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर है। ये बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनना मुन्ना, अगर कॉस थीटा का स्क्वायर करना है
तो वो होता है cos स्क्वायर थीटा। क्या बात समझ में आ गई? फिर से देखना बेटा, b cos थीटा अगर इसका होल स्क्वायर होगा तो बेटे b का भी स्क्वायर होता है और cos थीटा का अभी बताया वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये ऐसा होता है, ठीक है। बेसिक से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नीट के बच्चों को काफी ये सारी चीजें बनती नहीं है या आती नहीं हो सकता है कुछ बच्चों को आ भी रही होगी, लेकिन कुछ बच्चों को ये सारी चीजें नहीं आती, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या मिला हमारे पास, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ये आपका पूरा ए है और ये पूरी वैल्यू आपकी क्या है, बी है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आजकल चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे टर्म का स्क्वायर करेंगे तो बी का भी स्क्वायर होगा और कॉस स्क्वायर थीटा भी आएगा। क्या ये बात समझ में आ गया? प्लस 2ab भी होता है, तो 2a की वैल्यू यहाँ पर a है और b की वैल्यू है यहाँ पर b cos थीटा। क्या ये बात समझ में आ गया? हमने यहाँ पर लगाया a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि भैया हमने बस इसको सॉल्व किया है। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, एक काम करते हैं, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इन दोनों को ना हम साथ में लिखते हैं, ठीक है। किसको किसको साथ में लिखेंगे? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दो, क्योंकि दोनों के पास क्या है, बी स्क्वायर है ना, तो वो कॉमन भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर, अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया दोनों साथ में। अब जो ये बचा है ना उसको लास्ट में लिख दो, प्लस 2ab cos थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? आपको दिख रहा है यहां से बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेटे कॉमन निकाल दो, बी स्क्वायर निकाल दिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बचेगा कि नहीं? बिल्कुल बचेगा, क्योंकि हमने बी स्क्वायर 2 बार दिया हुआ है, इसलिए हमने यहां से कॉमन निकाल दिया। बचा क्या, 2ab cos थीटा, ये बचा। अब देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, भाई ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसके जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 1, और 1 इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर ही आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये क्या दिख रहा है, 2ab cos थीटा, ठीक है। क्या यहां तक पिक्चर क्लियर है? अब ये आर के ऊपर जो स्क्वायर है ना बेटा, उसको उधर भेज दो तो अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आएगा आर स्क्वायर, स्क्वायर अभी हम हटाएंगे और आरएचएस में भेजेंगे, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर। क्या आपको ये चीज समझ में आई? ठीक है, क्या हो रहा है, सब समझ में आ गया? ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू हमारी निकली, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। आई होप आपको यहां तक पूरी की पूरी चीजें क्लियर होगी। फिर से बता रहे हैं भैया, cos इसलिए लगाए ताकि हमारा ये QS निकले, भाई साइन इसलिए लगाए ताकि हमारा DS निकले, समझ में आया? तो ये छोटू छोटू वाला क्यों निकला है, ताकि बड़ा ट्रायंगल निकालने में हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अच्छा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए भैया, एक बार हम हट भी जाते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, जब थीटा 0 रखेंगे, जब थीटा 90 डिग्री रखेंगे, जब थीटा 180 डिग्री रखेंगे, तो कॉस में क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखो भाई, जब थीटा 0 रखेंगे तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है भाई, कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है ना। तो थीटा जब 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 क्या होगा, आपका 0 होगा वैल्यू। उसके बाद ये आपको नहीं पता होगा या कुछ बच्चों को पता भी होगा, cos 180 डिग्री होती है -1, cos 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। अब आप मुझे बताओ, है ना, आप मुझे कैसे बताओगे यार, कमेंट करके बता देना। आप मुझे ये बताओ, ये बड़ा है पहला, दूसरा बड़ा है या तीसरा बड़ा है, आप बताओ भाई। वैल्यू देखना है आपको, वैल्यू, ये 1 है, ये 0 है, वो -1 है।
कौन सा बड़ा होता है? बहुत ही सिंपल चीजें पूछ रहे हैं आपसे, 0 बड़ा है, 1 बड़ा है कि -1 बड़ा है? सर क्या बात कर रहे हो, 1 बड़ा है। कौन बड़ा है? 1। तो 1 कब बड़ा हुआ? जब थीटा की जगह हमने क्या रखा? 0। थीटा की जगह क्या रखा? 0। इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम? क्योंकि थीटा 0 रखे तो वैल्यू क्या मिला? 1। वैल्यू बड़ी है, याद रखना। वैल्यू वैल्यू क्या है? 1 वैल्यू है, 0 वैल्यू है और -1 वैल्यू है। ये 0, 90 और 180 ये तो डिग्री है। हमें ये बताना है मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मिलेगी। तो ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास रिजल्टेंट क्या निकला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही निकला था। ठीक है, r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, जब थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, जब थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, जब थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 क्या होगा? 1। मतलब थीटा की जगह 0 रख दिए तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जब ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 इंटू 2ab करेंगे, मतलब 2ab इंटू 1 करेंगे तो 2ab ही आ जाएगा। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर 2ab, ये हमारा रिजल्ट निकलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हम थीटा की जगह 180 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? मिनिमम वैल्यू निकलेगी। क्यों मिनिमम निकलेगी? सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -1 है ना। कॉस में सबसे छोटी वैल्यू क्या है? -1 है। वो किस में आता है? 180 डिग्री में आता है। तो मिनिमम वैल्यू कब निकलेगी? जब हम थीटा रखेंगे 180 डिग्री। तो ठीक है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? मतलब कॉस 180 डिग्री कितना हो जाएगा? -1। तो यहाँ पर -1 आएगा, -1 इंटू दिस, इसके सामने माइनस आ जाएगा। समझ में आ गया? बस ये मैक्सिमम और मिनिमम क्या है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। अब देखो, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री का मतलब ये है कि आपका जो एंगल है ना वो ऐसा बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। बस इतना ध्यान में रखना है अभी। ठीक है, आगे की बातें और बताएंगे, अभी बस इतना ध्यान में रखना है। जब भी 90 डिग्री होगा थीटा या कॉस 90 डिग्री 0 ऐसी कोई वैल्यू मिलती है तो समझ जाना बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर की। यहाँ बस इतना ही सीखना था। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकलता है tan अल्फा से। सर ये अल्फा क्या है? अल्फा एक एंगल है, ठीक है, और ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ, ये एंगल है ना। जो डिराइव कर रहे थे उन्होंने बताया अब इस एंगल को तो थीटा नाम नहीं ले सकते क्योंकि थीटा तो यहाँ यूज हो गया था, तो इस एंगल का नाम हम बताएंगे अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना डायरेक्शन निकालने के लिए सिर्फ tan का यूज करेंगे। क्यों tan का यूज करेंगे? फिर से देखो, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, पूछ मत लेना बेटा पापा से। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, मतलब ये tan होगा। tan में क्या आता है? परपेंडिकुलर और बेस आता है। तो देखो परपेंडिकुलर ये है और बेस क्या है? बेस ये है। तो परपेंडिकुलर और बेस के मदद से ही ये हमको रिजल्टेंट का डायरेक्शन इस तरफ मिला। ये सिर्फ समझाने का तरीका है ताकि आपको ध्यान में रहे कि भैया यहाँ पर tan ही लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? डायरेक्शन निकालना है तो tan अल्फा ही लगेगा, और tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी तो बताया पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो देखो tan अल्फा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा, है ना। और अपॉन बेस था, बेस में क्या है? ए और बी कॉस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? परपेंडिकुलर था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ऐसे निकलेगा हमारा डायरेक्शन। किसका? रिजल्टेंट का डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो आप हमेशा tan अल्फा लगाओगे, जिसका फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद भी रख सकते हैं। वैल्यू मतलब ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो या डायग्राम की मदद से आप निकाल सकते हो। आई होप आपको सारी की सारी चीजें हम समझा चुके होंगे। अगर आपको कोई चीज टफ लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाए और आपको लिंक सेंड कर दे। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।